हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 102 के यूनिट 5 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की यूनिट 5 का नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें हम जानेंगे इसकी प्रस्तावना के बारे में, नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति के बारे में, इन सिद्धांतों में संशोधन के बारे में, इनके क्रियान्वयन के बारे में, इनकी सीमाओं के बारे में, साथ ही नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों की हम तुलना करेंगे। चलो हम इस वीडियो का पहला टॉपिक देखते हैं, जो है प्रस्तावना। इसमें हमें सबसे पहले बताया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित है। मैंने आपको मौलिक अधिकार वाली वीडियो में न्यायोचित का मतलब बताया था। न्यायोचित वह होता है जिसके लिए हम न्यायालय में जाके मांग कर सकते हैं किसी का उल्लंघन होने पर, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कोई मांग नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा। इन्हें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य सभी वर्गों के लोग, चाहे वे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास प्राप्त कराना है, जिससे एक समता पूर्वक समाज की स्थापना हो सके। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने में और साथ ही संवैधानिक लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक होते हैं। यानी कि ये ग्रेनविल ने नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उद्देश्य बताया अपनी तरफ से। इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये किसके द्वारा आए, या इन्हें कैसे कैसे अपनाया गया, या इन्हें कैसे हमारे संविधान में लाया गया। तो संविधान सभा के अधिकारियों ने मौलिक अधिकारों के अलावा नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी सुझाव दिया था। संविधान सभा में इस सुझाव को लेकर बहुत सी बहसें हुई कि अधिकारों को 2 भाग में बांटा जाए। यानी कि काफ़ी बहस हुई इसको लेकर, और बहस के बाद ये निर्णय लिया गया कि इन अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाए। पहला मौलिक अधिकार और दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार इससे पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो राज्यों के ये दिशा निर्देश है कि वह विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ शुरू करें। साथ ही कराची में एक प्रस्ताव रखा गया था और उसी के बाद इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये सिद्धांत लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। इस पर काफ़ी बहस हुई और बहस के बाद इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल कर लिया गया। अब ये जो नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये क्या थे या इनमें क्या बताया गया था? तो नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा बताता है। इसका अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इसके भाग 38 में बताया गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ऐसे ही आप एक एक करके इन सारे अनुच्छेदों को पढ़ लेंगे।
हम आगे चलते हैं और अपना आगे का टॉपिक देखते हैं। इसमें आगे बताया है कि दुर्गा दान ने इन सिद्धांतों को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग था ऐसे आदर्श जिन्हें संविधान सभा के सदस्यों ने महसूस किया कि इन्हें हासिल किया जा सकता है। दूसरा था विधायिका और कार्यपालिका के लिए कुछ निर्देश ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग ठीक से कर सके। और तीसरा नागरिकों के अधिकारों के लिए। आगे चलकर भाग 4 के अनुच्छेद के अलावा भी ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो राज्य के लिए नीति बनाने की अधिकृत है। ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इसमें अनुच्छेद आता है 335। अब अनुच्छेद 335 कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को उचित कार्य करने चाहिए। साथ ही राज्यों के मामले में सेवाओं से संबंधित नियुक्तियां भी करनी चाहिए। अनुच्छेद 350 कहता है, ये कहता क्या है? ये एक सुझाव देता है कि सभी स्थानीय प्रशासन अपनी मातृभाषा को बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य करें। इसका अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ हिंदी भाषा के विस्तार को पदोन्नति दे ताकि भारत की संस्कृति को बनाए रखे। इस यूनिट में तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांतों का संशोधन। इसमें यह बताया गया है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत बनाए गए आगे चलकर उनमें क्या क्या बदलाव किए गए। तो 1976 में 42वां संशोधन हुआ। इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को 4 विषयों को जोड़ा गया जिसमें राज्य बच्चों के स्वास्थ्य के विकास कर सके। अब वो कौन कौन से 4 विषय थे जिन्हें इनमें जोड़ा गया? तो सबसे पहला जो विषय था वो अनुच्छेद 39 में है जो कहता है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करा सके ताकि समान न्याय मिल सके। दूसरा विषय जो जोड़ा गया वो अनुच्छेद 39A में है जो कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी हो। तीसरा अनुच्छेद है 43A जो पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। और चौथा अनुच्छेद है 48A जो वनों और जंगली जीवन की सुरक्षा की बात करता है। इसके बाद आगे चलकर 1978 में 44वां संशोधन हुआ जिसमें अनुच्छेद 38 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्यों को आय की असमानता को कम करना चाहिए और साथ ही साथ पद, सुविधाओं और अवसरों को बढ़ाने का कार्य शामिल करना चाहिए। इसके बाद आगे चलकर 2002 में 46वां संशोधन हुआ जिसमें जो 45वां संशोधन बनाया गया था उसमें ही कुछ ऐड किया गया। अब देखते हैं जो 45वां संशोधन था वो क्या था। तो 45वां जो अनुच्छेद था वो कहता है कि बाल देखभाल को प्रोन्नत करना तथा 6 वर्ष से कम के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। इसमें एक बात और ऐड की गई अनुच्छेद 21A के तहत जो कहती है कि शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद 2011 में एक संशोधन हुआ 57वां संशोधन जिसमें अनुच्छेद 43 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्यों को संघों का निर्माण, स्वायत्त संस्थानों के कार्य और व्यावसायिक प्रबंध संस्थाओं के नियंत्रण की बात कही गई। इसमें हमारा अगला टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कैसे काम करते हैं। तो जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद राज्य और केंद्र सरकारों ने इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने शुरू कर दिए। साथ ही कई प्रकार की योजना और आयोग भी बना लिए। इन्होंने जो भी आयोग बनाए गए उसमें से एक था योजना आयोग। इस आयोग को आज के समय में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इनका काम था भूमि सुधार लागू करना जिससे जमींदारी प्रथा खत्म हो जाती है। इनका दूसरा कार्य था काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करना।
तीसरा कार्य था भूमि पर कब्जे को समाप्त करना और चौथा कार्य था सामूहिक खेती जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत करना। सरकार द्वारा और भी कदम उठाए गए, जिसमें था गरीबों के हितों की रक्षा करना, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी देना, ठेके पर मजदूरों की रक्षा करना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और बाल शोषण को समाप्त करना। साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी समाप्त करना और औद्योगिक विवादों का निपटारा करना। इन आयोगों ने क्या किया, महिलाओं के लिए भी कुछ कदम उठाए, जिसमें से पहला था मातृत्व लाभ प्रदान करना, दूसरा था समान मजदूरी देना, क्योंकि ऐसा होता था कि लोग पुरुषों को ज़्यादा और महिलाओं को कम वेतन देते थे, तो इसके तहत पुरुष और महिलाओं दोनों को सेम मजदूरी वेतन मिलने लग गया। और तीसरा महिलाओं के हितों की रक्षा करना। आगे चलकर इन्होंने और भी नियम बनाए या और भी कार्य किए। इन्होंने क्या किया, वन जीवन सुरक्षा के लिए कानून बनाए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की, साथ ही साथ सूती उद्योग के विकास के लिए बोर्ड का गठन किया और ऐतिहासिक और प्राचीन जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी इन्होंने कानून बनाए। ऐसे इन्होंने बहुत सारे कानून बनाए। आगे हम देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाएं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई भी रूल या कुछ भी लागू किया जाता है तो हर चीज़ की अपनी एक लिमिट्स होती है। तो ऐसे ही नीति निर्देशक सिद्धांतों की भी अपनी कुछ लिमिट्स हैं। अब हम उनके बारे में जानते हैं। पहला है, राज्य इन्हें कानूनी तौर पर लागू नहीं कर सकता। दूसरा, ये न्यायोचित नहीं है, इसलिए राज्य पर इसका कोई दबाव नहीं है, यानी कि कंपल्सरी नहीं है कि राज्य इन्हें लागू करे ही करे या करवाए। राज्य चाहे तो इन्हें लागू कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। इसमें राज्य के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाला गया है। आगे हम देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों की एक तुलना। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, ये दोनों ही संविधान की आत्मा है और दोनों को ही समान परिस्थितियों में लागू किया गया। यानी जिस समय इन दोनों अधिकारों को अपनाया गया उस समय की स्थितियाँ जो थी, परिस्थितियाँ, वो एक समान ही थी। साथ ही साथ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर बताया गया है। जैसे मौलिक अधिकार जो है वो नकारात्मक होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, यानी अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में जाके हम अपील कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो गैर न्याय संगत है, यानी कि इनके लिए हम कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। तीसरा है, मौलिक अधिकार व्यक्ति को व्यक्तिगत और राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये इनका काम होता है पूरे समुदाय के लोगों का कल्याण करना। मौलिक अधिकार कानून बनाने के ज़रूरी नहीं है और नीति निर्देशक जो है वो कानून बनाने की ज़रूरत है। फिर मौलिक अधिकार पूरा करने के लिए राज्यों को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य चाहे तो इन्हें माने और मनवाए, अगर नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, कोई उस पर दबाव नहीं है या कोई उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आगे चलते हैं, अब इन चैप्टर के क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिकारों की उपसमिति क्या थी? तो अधिकारों की उपसमिति संविधान सभा की एक समिति थी जिसने मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अपने अपने सुझाव दिए और इन सुझावों के ऊपर ही इन्होंने मूल अधिकारों को न्यायोचित और नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित बनाया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनकी उत्पत्ति का श्रेय 1931 के कराची प्रस्ताव को जाता है, जिसने 1920 के वातावरण के बाद
समाजवादी आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाया था। इसके द्वारा इन सिद्धांतों को अपनाया गया था। साथ ही सप्रू समिति ने इन दोनों के बीच अंतर किया था, जिसमें मूल अधिकार न्याय संगत और नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्याय संगत होना बताया, और इन सुझावों को अधिकारियों की उप समिति ने भी मान लिया। इसको अंत में स्वीकार कर लिया गया और भाग 4 में इसे शामिल कर लिया गया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच तुलना कीजिए। तो जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत है, दोनों में समानताएं और असमानताएं दोनों ही है। समानताएं इन दोनों का लक्ष्य एक है, जैसे कि अधिकारों की रक्षा करना, जन कल्याण करना, सामाजिक क्रांति इत्यादि। लेकिन 1920 के बाद समाजवाद के सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, जिससे क्या हुआ, संविधान सभी की उप समितियों ने भी सिफारिश की थी कि इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, न्यायोचित और गैर न्यायोचित का। इसीलिए मूल अधिकारों को न्यायोचित बताया गया और नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित बताया गया। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाएं क्या है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों पर कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, हालांकि इनको लागू करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। राज्य के ऊपर जनता का दबाव रहता है कि इन्हें लागू करे या ना करे। साथ ही केटी शाह के अनुसार ये सिद्धांत पवित्र इच्छाएं हैं, जबकि टीटी कृष्णामचारी ने इसे लोगों की भावनाओं का कचरा पात्र बताया है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।